Hello students, in this video we are going to discuss a very important law known as Hooke's law. लेकिन Hooke's law को स्टडी करने से पहले हम एक छोटा सा टर्म डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। सबसे पहले हम समझेंगे क्या होता है इलास्टिक लिमिट। प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी एक रिजिड सपोर्ट और इस रिजिड सपोर्ट से हमने ये एक वायर हैंग आउट कर दिया है। इस वायर की लेंथ सपोज L है और ये इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको मैंने ले लिया है 1 मीटर स्क्वायर यानी यूनिट। अब मान लीजिए मैं इस वायर पर एक फोर्स अप्लाई करता हूं 1 न्यूटन। मैंने इस वायर पे क्या अप्लाई किया? फोर्स 1 न्यूटन। तो देखिए फोर्स कितना है? 1 न्यूटन। एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था स्ट्रेस का फॉर्मूला। ठीक है, स्ट्रेस को E से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फोर्स कितना है? 1 न्यूटन। एरिया कितना है? 1। तो E की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अब जब हमने इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो मान लीजिए ये वायर थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। कितना एक्सटेंड हो जाता है? मान लीजिए डेल L वायर ये खिंच जाता है। 1 न्यूटन फोर्स लगाने से ये वायर कितना खिंच गया? डेल L। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। तो ये जो F है ये क्या है? डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। वो फोर्स जो किसी बॉडी में चेंज कर दे, डीफॉर्मिंग फोर्स। अब हमने क्या किया? ये 1 न्यूटन फोर्स हमने हटा दिया। तो जैसे हम ये 1 न्यूटन फोर्स हटाते हैं तो हम देखते हैं ये वायर वापस पहले जैसा हो जाता है। एग्री? ओके। अब हमने तो फोर्स लगाया तो ये खिंच गया, फोर्स हटाया तो ये वापस कितनी लेंथ का हो गया? L लेंथ का। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। आपने पढ़ा है कि हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, उसके अंदर चेंज हो गया, फोर्स हटाया, वो बॉडी वापस पहले जैसी हो गई। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे हम? इलास्टिसिटी। अब हमने फोर्स लगाया 2 न्यूटन। तो जब हमने इस पर फोर्स लगाया 2 न्यूटन तो ये वायर फिर से क्या हो जाता है? फिर से खिंच जाता है। ठीक है, ये वायर फिर से क्या हो जाता है? खिंच जाता है। तो अब स्ट्रेस कितना हो जाएगा? फोर्स की वैल्यू कितनी है? 2 न्यूटन। एरिया कितना है? 1। तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब हम इस 2 न्यूटन को हटा देते हैं और जब हमने इस 2 न्यूटन को हटाया तो हम देखते हैं ये वायर फिर पहले जैसा हो जाता है। ओके। अब हमने इस पे फोर्स लगाया 3 न्यूटन। तो जब हमने इस पे 3 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये वायर फिर खिंच जाता है। तो अब कितना स्ट्रेस हो जाएगा? फोर्स की वैल्यू 3, एरिया की वैल्यू 1, तो 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमने ये 3 न्यूटन फोर्स हटा दिया। तो जब हम ये फोर्स हटाते हैं तो हम देखते हैं वायर फिर उतना ही हो जाता है। अब हमने यहां पर फोर्स लगाया 4 न्यूटन। 4 न्यूटन फोर्स लगाने से ये वायर फिर खिंच जाता है। ओके। तो फोर्स है कितना? 4 न्यूटन। एरिया कितना है वायर का? 1 मीटर स्क्वायर। फोर्स 4 न्यूटन लगाने से खिंच गया। तो इस वायर के अंदर कितना स्ट्रेस हो गया? 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या ये बातें समझ आ रही है? अब हमने इस 4 न्यूटन को क्या कर दिया? हटा दिया। लेकिन अब हम देखते हैं ये वायर वापस नहीं जाता है। 1 न्यूटन लगाया, खिंच गया,
1 न्यूटन का फोर्स हटाया, वायर वापस चला जाता है, उतना ही हो जाता है। 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, वायर खिंच गया, फोर्स हटाया, वायर फिर अपने जैसा हो गया, पहले जैसा। 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, वायर खिंच जाता है, 3 न्यूटन का फोर्स हटाया, वायर फिर कितना हो जाता है, L। फिर हमने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, वायर खिंच गया, लेकिन जब हमने 4 न्यूटन का फोर्स हटा दिया, अब ये वायर वापस नहीं जाता है, ये जो खिंच गया है ये ऐसा का ऐसे ही रहता है। तो ये जो 4 न्यूटन है, स्ट्रेस की ये जो वैल्यू है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट। यानी किसी भी बॉडी पर इतना फोर्स लगाइए कि वो बॉडी क्या कर दे, अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को क्या कर दे, लूज कर दे। तो स्ट्रेस की वो वैल्यू जिस पर बॉडी क्या कर दे, अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर दे, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट। तो क्या बोलेंगे, इट इज द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, स्ट्रेस की। देखिए या तो स्ट्रेस बोल दीजिए या डिफॉर्मिंग फोर्स बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। इट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस आफ्टर विच, it is the value of stress after which the body lose its elasticity property। स्ट्रेस की वो वैल्यू जिस पर बॉडी क्या कर दे, अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है और हम ये कहते हैं वायर के लिए, मान लीजिए हमारे पास एक वायर है और हम कहते हैं इस वायर के लिए इलास्टिक लिमिट 10 न्यूटन है। तो इसका मतलब क्या है, आप वायर पे 1 न्यूटन फोर्स लगाइए, वायर खिंच जाएगा, फोर्स हटाइए, वायर पहले जैसा हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितना भी फोर्स लगाइए, लेकिन फोर्स हटाने के बाद वायर फिर वैसे हो जाएगा। लेकिन जैसे आप उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स हटाएंगे, फिर वायर वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आ गई, इलास्टिक लिमिट क्या होता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे अपना मेन टॉपिक, हुक्स लॉ, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बाकी टॉपिक सभी बहुत ही इजी हैं। तो लेट डिस्कस आवर टॉपिक, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। हुक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रेन को लेके एक रिलेशन दिया, और वो रिलेशन ही क्या कहलाया, हुक्स लॉ। तो क्या कहा इन्होंने, हुक्स लॉ क्या था, बहुत ही सिंपल सी बात थी। हुक्स ने कहा कि जो स्ट्रेस होता है और जो स्ट्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बहुत ही सिंपल रिलेशन, किसी भी बॉडी का जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के, ठीक है। तो क्या है हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली proportional to the strain। जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द स्ट्रेन के। लेकिन कब तक, विद इन इलास्टिक लिमिट। किसी भी बॉडी का जो स्ट्रेस है और किसी भी बॉडी का जो स्ट्रेन है, वे दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन कब तक, इलास्टिक लिमिट के, इलास्टिक लिमिट से पहले, ठीक है। चलिए, अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो
स्ट्रेस इज इक्वल टू, तो हमने कांस्टेंट लिया स्मॉल के, ठीक है, इनटू स्ट्रेन, तो यहां ये के क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये जो कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये जो कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो आप बोलेंगे द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यहां हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज equal to the ratio of stress and strain। बहुत ही सिंपल, अगर आपसे इसकी 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ ले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्या ये बात समझ आ गई? ओके। और अगर इसकी यूनिट पूछ ले, SI यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की SI यूनिट पूछी जाए तो जरा ध्यान देना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो प्यारे बच्चे स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको मालूम है स्ट्रेस का केवल एक ही फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन को जब हमने पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो नीचे तो कुछ आएगा ही नहीं, तो यानी K की वही यूनिट होगी जो स्ट्रेस की होगी, यानी SI यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपसे अगर इसकी डायमेंशन पूछ ली जाए, डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो K की जो डायमेंशन है, देखिए डायमेंशन ऑफ K इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस अपॉन डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। और स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होती है, ml-1 t-2, और स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, तो क्या बचेगा, यही बचेगा ml-1 t-2। मॉडुलस की वही डायमेंशन होगी, मॉडुलस की डायमेंशन बराबर डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस अपॉन डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेस की डायमेंशन ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी ये डायमेंशन बचेगी। क्लियर हो गया? ओके। और इसका नेचर क्या होगा, स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो ये भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जब हमने बच्चों स्ट्रेस को स्टडी किया था तो हमें पता चला था वी हैव द 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस, और जब हमने स्ट्रेन को स्टडी किया था तब हमने देखा था वी हैव द 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन। तो अगर हमारे पास 3 तरह के स्ट्रेस हैं, 3 तरह के हमारे पास स्ट्रेन है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कितना होंगे, वी हैव द 3 टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो खैर ज्यादा टफ नहीं है, इट इज क्वाइट इजी, लेकिन आपको अपना सारा ध्यान किस पे देना है, टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो लेट डिस्कस द टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
Okay, students. So we have the three type of modulus of elasticity. One is called Young modulus of elasticity. Second is bulk modulus of elasticity, and third one is shear modulus of elasticity. Young modulus of elasticity को कैपिटल Y से, बल्क मॉडुलस को कैपिटल P से और शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैपिटल G से डिनोट करते हैं. तो लेट डिस्कस वन बाय वन ऑल दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. What is Young modulus of elasticity? तो अगर आपको इसका फॉर्मूला याद हो जाएगा तो डेफिनेशन तो आप इसकी बहुत ही इजी तरीके से लिख लेंगे. आपको प्यारे बच्चों याद हो, हमारे पास तीन तरह के स्ट्रेस थे और तीन तरह के क्या थे, स्ट्रेन थे. ठीक है. जो तीन हमारे पास स्ट्रेस थे वो क्या थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस. ऐसे ही हमारे पास तीन तरह के स्ट्रेन थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन. तो वो आपको याद होंगे. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कब कहलाता है, तो देख लीजिए. अगर आपको मालूम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. अगर स्ट्रेस कैसा हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, स्ट्रेस कैसा हो, लॉन्गिट्यूडनल, और स्ट्रेन भी कैसा हो, लॉन्गिट्यूडनल. समझ लीजिए, अगर बॉडी के अंदर स्ट्रेस कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल, और स्ट्रेन भी कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल, तो उन दोनों का जो रेशो है तब वो क्या कहलाता है, तब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या कहलाती है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. देख लीजिए, अगर बॉडी के अंदर स्ट्रेस कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल, और स्ट्रेन भी कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल, तब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या कहलाती है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो इसकी डेफिनेशन तो क्या है, बहुत ही इजी है. इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ longitudinal stress to the longitudinal strain. बहुत ही सिंपल सी बात है. जब हमारे स्ट्रेस भी लॉन्गिट्यूडनल होगा और स्ट्रेन भी कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल, तो उस वक्त जो हमारा मॉडुलस होगा वो कैसा होगा, यंग मॉडुलस होगा. क्लियर. चलिए अब इसका जरा फॉर्मूला बना लेते हैं प्यारे बच्चों. जो यंग मॉडुलस होगा, तो देखिए स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था स्ट्रेस चाहे कैसा भी हो, फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन याद आ गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. पुरानी इंफॉर्मेशन. तो यहां से y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ इंटू ए. एग्री. और यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आएगा. देखिए फोर्स अगर कांस्टेंट है, लेंथ अगर कांस्टेंट है, एरिया अगर कांस्टेंट है, तो जो यंग मॉडुलस है वो क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. यंग मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ.
मान लीजिए आपके पास दो वायर हैं, फॉर एग्जाम्पल इस चीज को ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे पास ये हम रिजिड सपोर्ट लिया हमने, यहां से हम एक वायर लेते हैं x और ये हमने दूसरा वायर लिया y, ठीक है। जो लेंथ है x की वो कितनी है, सपोज ये है वायर x और ये है वायर y, लेंथ ऑफ x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ y इज ऑल्सो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। x की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर, y की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर। हमने यहां पर 1 किलोग्राम के क्या अप्लाई कर दिए, वेट। ये वायर किस मटेरियल का बना है, x मटेरियल का, ये वायर किसका बना है, y मटेरियल का। तो 1 किलोग्राम अप्लाई करते ही मान लीजिए ये जो वायर है ये 1 सेंटीमीटर खींच जाता है और y 2 सेंटीमीटर खींच जाता है। तो बताइए शुरू में तो दोनों वायर की लेंथ क्या थी, सेम, लेकिन जैसे ही मैंने इस पर वेट अप्लाई किया, इक्वल वेट अप्लाई किया, तो कौन ज्यादा खिंच गया, y। तो यानी यहां पर जो चेंज इन लेंथ है वो क्या है, ज्यादा, यहां पर चेंज इन लेंथ क्या है, कम। तो बताइए डेल L x के लिए ज्यादा है या y के लिए ज्यादा है, तो आपको बस सर y में जो चेंज है वो ज्यादा है, ठीक है। तो जिसके लिए चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा उसका यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा, कम, यानी x का यंग मॉडुलस ज्यादा हो जाएगा और y का यंग मॉडुलस कम। तो किस मटेरियल का यंग मॉडुलस ज्यादा होता है, तो ऐसे मटेरियल जिनको खींचने पर वो कम खींचे, यानी जिनके लिए लेंथ में चेंज क्या हो, कम, ऐसी वायर का, ऐसे मटेरियल का यंग मॉडुलस क्या होगा, ज्यादा। मान लीजिए आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपसे कहा जाए, सपोज कीजिए मैं ले लेता हूं यहां पर रबर, ये जो वायर है ये रबर है और मान लीजिए ये है रबर और ये है स्टील। हमने क्या करा, दो वायर लिए प्यारे बच्चों, एक स्टील का वायर लिया, एक रबर का वायर, दोनों की लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब हमने दोनों को खींचा, 1 किलोग्राम लगाया, तो आपको मालूम है स्टील का वायर मान लीजिए बहुत थोड़ा सा खिसकता है, ठीक है ना। स्टील का वायर क्या होगा, फोर्स लगाने पे थोड़ा सा खिसकता है, लेकिन जो रबर का वायर है वो फोर्स लगाने से क्या होगा, बहुत ज्यादा खिसक जाएगा। तो फोर्स लगाने से किस में ज्यादा चेंज आएगा, रबर में ज्यादा चेंज आएगा। तो जिसकी लेंथ में ज्यादा चेंज होगा उसका यंग मॉडुलस क्या होगा, कम। तो 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर। ये 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कौन ज्यादा इलास्टिक होगा, तो देखिए इसका आंसर, जो लेंथ में चेंज है वो रबर के लिए क्या है, ज्यादा, और जो लेंथ में चेंज है वो स्टील के लिए क्या है, कम। तो जिसके लिए लेंथ में चेंज ज्यादा उसके लिए y क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी y किस रबर के लिए क्या हो जाएगा, कम, और स्टील के लिए क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो बेटा y की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होती है वही क्या होता है, ज्यादा इलास्टिक होता है। तो स्टील इज मोर इलास्टिक। समझो बात है भाई, y की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मटेरियल उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलास्टिक। चलिए, तो ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो दिस इज द यंग मॉडुलस, क्लियर हो गया। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए SI यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस की SI यूनिट वही होगी जो स्ट्रेस की होगी, क्योंकि स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं, क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर इसकी डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ, तो देखिए
y की डायमेंशन क्या होगी, वही ml-1 t-2, y की वही डायमेंशन होगी जो स्ट्रेस की होगी, ठीक है। और नेचर स्केलर, ठीक है। अब जो आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, y exist only for solid material। जो यंग मॉडुलस होता है वो केवल सॉलिड मटेरियल का होता है, लिक्विड और गैस मटेरियल का यंग मॉडुलस नहीं होता। अगर कोई आपसे कहे व्हाट इज द यंग मॉडुलस ऑफ एयर, तो ये एक मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है। यंग मॉडुलस ऑफ गैस, रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन अगर कोई बोले यंग मॉडुलस ऑफ आयरन, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर, यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिक, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यंग मॉडुलस हमेशा किसके लिए होता है, सॉलिड बॉडी के लिए होता है, ओके। तो ये था हमारा यंग मॉडुलस। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, दूसरा है हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है ये समझेंगे। What is bulk modulus of elasticity? तो प्यारे बच्चों, अगर स्ट्रेस कैसा हो जाए, वॉल्यूम, और स्ट्रेन भी कैसा हो जाए, वॉल्यूम, तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या कहलाता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, वेरी सिंपल, आप समझ गए होंगे। इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। तो बी का फॉर्मूला बनाइए। वॉल्यूम स्ट्रेस, मैंने आपको बताया कैसा भी स्ट्रेस हो, फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो बी क्या हो जाएगा, एफ इंटू वी डेल वी इंटू ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस, क्लियर। चलिए, अगर आपसे पूछ ली जाए एसआई यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस, तो मॉडुलस की वही यूनिट होती है जो किसकी होती है, स्ट्रेस की। क्यों, क्योंकि स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं, ठीक है। चलिए, आपसे पूछ लिया जाए डायमेंशन ऑफ बल्क मॉडुलस, तो वही रहेगा सेम। नेचर पूछ लिया जाए वही रहेगा सेम। अच्छा, यहां देखिए प्यारे बच्चों, जो बल्क मॉडुलस है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, तो जो बल्क मॉडुलस है वो एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल मटेरियल, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, और चाहे वो गैस हो। बल्क मॉडुलस सभी के लिए होता है। कोई आपसे पूछे बल्क मॉडुलस ऑफ आयरन, सही बात, सही स्टेटमेंट। बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात। बल्क मॉडुलस ऑफ एयर, बिल्कुल सही बात। तो जो बल्क मॉडुलस होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का होता है। आप किसी का भी बल्क मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वेरी इजी, 2 मिनट में ये आपको याद हो जाएगा, ओके। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट, वीडियो को पॉज करके आपने लिख लिया होगा। चलिए, तीसरा हमारा मॉडुलस था शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। तो क्या होगा, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, जब स्ट्रेस कैसा हो, शेयरिंग। देखिए, आईएनजी लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब स्ट्रेस कैसा हो, शेयर, और स्ट्रेन भी कैसा हो, शेयर, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन। सीधी सी बात। ओके, जी का फॉर्मूला बनाइए। शेयर स्ट्रेस, मैंने आपको बताया स्ट्रेस कैसा भी हो, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। शेयर स्ट्रेन याद आ गया, tan थीटा। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, अब अगर इसका एसआई यूनिट तो वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका डायमेंशन वही, नेचर वही। बात आती है शेयर मॉडुलस किसके लिए एग्जिस्ट करता है, तो प्यारे बच्चों जो जी की वैल्यू है एग्जिस्ट ओनली फॉर सॉलिड मटेरियल। जो जी होता है वो केवल सॉलिड के लिए होता है। तो हमारे पास तीन तरह के मॉडुलस होते हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। तीनों ही सॉलिड के लिए एग्जिस्ट करते हैं। गैस और लिक्विड के लिए कौन एग्जिस्ट करता है, केवल बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमने सीखा हुक्स लॉ क्या होता है, और हुक्स लॉ से ही हमारा एक नया टर्म निकल के आया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो किसके बराबर था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। चूंकि हमारे पास तीन तरह के स्ट्रेस होते हैं, तीन तरह के स्ट्रेन होते हैं, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या हो गए, थ्री टाइप के हो गए, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। तो तीनों के फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। न्यूमेरिकल में जो मोस्टली न्यूमेरिकल है वो इन तीनों फॉर्मूलों पर ही क्या है प्यारे बच्चों, बेस्ड है। ठीक है, चलिए ओके, बाकी जाने से पहले, अब वीडियो को क्लोज करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं आपको, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये आप थोड़ा सा याद रखिए। तो प्यारे बच्चों टेम्परेचर जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के क्या होता है, वैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। चाहे फिर वो यंग मॉडुलस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे शेयर मॉडुलस हो, कैसी भी इलास्टिसिटी हो, ठीक है ना। यानी बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस डिक्रीज। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। बाकी इन द नेक्स्ट वीडियो